हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप कहोगे मैम यूट्यूब चैनल कह रही है, यूट्यूब नहीं, पेड कोर्स में। ठीक है, आप लोगों का पेड कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। ठीक, वेरी वेरी गुड इवनिंग। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आप लोगों का क्लास चलेगा। ठीक है, रेगुलर मैं कोशिश करूँगी 1 घंटा क्लास हो ही, 1 घंटे से ऊपर भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा कसम नहीं खाए हैं कि 1 घंटे का ही क्लास होगा। ठीक है, 40-45 मिनट का भी कभी क्लास हो सकता है। ठीक, संडे संडे को आप लोगों का क्लास ऑफ रहेगा क्या? संडे संडे को आप लोगों का क्लास ऑफ रहेगा। ठीक है, बाकी वाईटी पे मेंबरशिप पे जो बच्चे जुड़े हैं, जहाँ जैसे जुड़े हैं, उनका क्लास ऐसे ही आगे पीछे कभी कभी आता होता रहेगा। ठीक है, उनके क्लास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो बच्चे मेंबरशिप लिए उनको पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मेंबरशिप कर, जो बच्चों ने पेड कोर्स लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आप लोगों ने मुझ पे भरोसा दिखाया है, मुझ पे भरोसा करके मेरा कोर्स परचेज किया है, तो आप लोगों के भरोसे पे, उम्मीद पे मैं खरे उतरूंगी। ठीक है, पहली स्टूडेंट मेरी पेड क्लास परचेज करने वाली प्रीति गोयल जी हैं। ठीक है, प्रीति गोयल जी को कन्फ्यूजन हो गया था। ठीक, कि मैम ये तो होम साइंस का क्लास है और मुझे इंग्लिश चाहिए, शायद उन्होंने गलती से कर दिया था। ठीक है, मैं उनको लिंक भेज रही हूँ, वहाँ से वो मैसेज करी। ठीक, उसके बाद हमने अपने जो भी हमारा सर देखते हैं, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा उनका जो भी पैसा आया उनका वापस कर दीजिए। ठीक है, हमें किसी बच्चे का, हम लोग बहुत ऑनेस्टी से काम करेंगे। ठीक है, या करते भी हैं। जो आप लोगों को यूट्यूब पे इस तरीके से फ्री में क्लासेस प्रोवाइड करा सकता हो, जहाँ कोई भी यूट्यूब पे पेड क्लास नहीं फ्री में करा रहा हो, तो क्या हम आपके साथ ऐसा कर सकते हैं? कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि आपका नुकसान हो। ठीक है, तो जितने भी बच्चे कोर्स लेना चाह रहे हैं अभी ले रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे, अभी तो कोर्स लॉन्च के 1-2 दिन हुआ ही। ठीक है, तो धीरे धीरे बच्चे जुड़ते जाएंगे, आप लोगों को ऐसे लिंक भेजते चले जाएंगे। आप लोग लिंक से जुड़िएगा, किसी को क्लास शेयर मत करिएगा। ठीक है, आज पहला दिन है, हमने कहा थोड़ी सी बातें करके फिर आप लोगों को मैं शुरू करूँगी क्लास पढ़ाना। ठीक, आप लोग इन सारे प्रश्नों को देखे होंगे, ये सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को टेलीग्राम यूट्यूब पे करा रखे हैं। ठीक है, आप कहोगे मैम तो वही प्रश्न हम लोगों को कराने ले आई हैं, लेकिन अंतर इतना है कि उन लोगों का क्लास छोटा था। ठीक, उन लोगों का टाइपिंग किया हुआ था, आप लोगों का हैंड रिटन है, आप लोगों को समझ में भी आएगा कि कैसे क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। ठीक है, कहाँ डायग्राम बनाना है, कहाँ फ्लो चार्ट बनाना है। एलटी में मेन चीज़ आप लोग जानते हो, एलटी मेंस हो चाहे किसी भी एग्जाम का मेंस हो, केवल लिखने की कला है क्या है इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इतनी बातें जान गए। जो भी आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आप लोगों को जानना हो, आप टेलीग्राम पे, आप लोगों का पर्सनल भी टेलीग्राम मेरे टेलीग्राम से ऐड है। ठीक है, आप लोग चाहते हो कि मेरा मैसेज कोई ना देखे, केवल हम और आप देखें, तो आप अपने पर्सनल टेलीग्राम मैसेज से भी मेरे आईडी पे क्या करोगे, वहाँ पे टैप करके और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी हो क्लास के लिए तो आप सर से फ़ोन करके जानकारी ले ही ले रहे हो। ठीक है, वो जानकारी भी मेरे द्वारा ही प्रोवाइड कराई जा रही है, ऐसा नहीं कि कोई आपको उल्टी सीधी जानकारी दी जा रही हो। ठीक है, तो इतनी बात होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रश्न की शुरुआत करेंगे। प्रश्न हम आप लोगों को, आप लोग कह रहे हो कि मैम कैसे क्लास चलेगा, पहले अभी मैंने जो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखे हैं। ठीक, आज आप लोग का पहला दिन क्लास था। ठीक है, हमने कहा कोई एक प्रश्न ले जा करके पहले मैं आप लोगों को बताऊं कैसे लिखा जाता है, तो एक प्रश्न नहीं, मैं 3 प्रश्न लेकर के आई हूँ। ठीक, इस 3 प्रश्न को करा करके इसके बाद आप लोगों का ब्रांच वाइज क्लास होगा। ठीक है, कैसे क्लास होगा, जैसे जैसे आप लोग कहोगे, एक हफ्ता ब्रांच, एक ब्रांच का होगा, फिर अगले हफ्ता दूसरे ब्रांच का होगा। जो आप लोगों की ज़्यादा डिमांड रहेगी वो मैं कराऊंगी। ठीक, आप लोगों को अगर लग रहा हो कि मैम टेक्सटाइल का आप पहले कराइए, क्योंकि टेक्सटाइल हम लोग का कमजोर है, सीडी पे कराइए, एक्सटेंशन एजुकेशन पे कराइए। ठीक है, जो भी आप लोग कहोगे आप लोगों के अकॉर्डिंग मैं क्लास चलाऊंगी। ठीक है, बस अनुभव मेरा होगा, बाकी चीज़ें जो लोग आप लोग कहोगे वो चीज़ें होगी। ठीक है, तो खैर चलो, आज पहला दिन है, पहला दिन है, पहला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? मानव पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। कितने शब्द का है? तो 200 शब्द का है। कितने का है? 200, 200 ने 125 का है। कितने का है? 125 शब्द का। क्या है आपका प्रश्न? है क्या? मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। समझे? मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। ठीक, क्या करना है? सचित्र वर्णन करना है। अगर सचित्र दे दिया तब तो आपको कंपलसरी है कि चित्र बनाना ही बनाना है, और अगर ये सचित्र हम हटा दे रहे हैं, केवल मानव पाचन तंत्र का वर्णन करें, तो आपको फ्लो चार्ट प्लस डायग्राम फिर भी आपको अपने पास से लगाना है, क्योंकि एग्जामिनर को डायग्राम, फ्लो चार्ट और अंतर अगर प्रश्न आए, मैं सब धीरे धीरे सिखाऊंगी, अंतर करके आए तो इस तरीके से अगर अंतर करके लिखोगे, ये सारी चीज़ें एग्जामिनर को बहुत भाती हैं, ये चीज़ें आप जान लेना। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होते हैं, एग्जामिनर बहुत पसंद करते हैं। ठीक है,
तो आप लोग ये सारी अनुभव धीरे 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 मुझसे लेते चलोगे, ठीक है। पेड क्लास का मतलब यही होता है कि आपको जो भी जानकारी हो, हर जानकारी आपको प्रोवाइड की जाए, ठीक है। प्लस आप लोगों को PDF भी दिया जाएगा। ये जैसे अभी मैं कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद तुरंत ही PDF आपको मैं क्या करूँगी, टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है। क्लास होने के बाद, क्लास होने से पहले नहीं, ठीक। अगर क्लास होने से पहले ही आप लोग पा जाओगे तो खैर कोई मतलब ही नहीं रह गया, ठीक। जैसे क्लास ओवर होगी उसके बाद आप लोग देखोगे तो आप लोगों को PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो, अब यहाँ आप लोग अपने क्लास का लिंक किसी को शेयर नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि आप पैसे दिए हो। आप कोई बिना पैसे के पढ़ ले तो ये चीज़, इतनी तो समझदारी आप में होनी चाहिए। चलो अब आंसर करो, लिखने की कोशिश करो। मानव पाचन तंत्र का वर्णन करें। अगर ऐसा आए तो आप क्या लिखोगे? आप लिखना शुरू करेंगे कि मानव पाचन तंत्र वह प्रणाली है जिसके द्वारा भोजन को सरल रूप में परिवर्तित कर शरीर में अवशोषित किया जाता है। इसका उद्देश्य भोजन से ऊर्जा और निर्माण तत्व प्रदान करना है। पाचन तंत्र मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक फैला है। ये चीज़ें ठीक है, ठीक है। 125 शब्द में इतना इंट्रोडक्शन, इतना भूमिका ठीक है, ठीक है। पहले आप लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। शब्द 100, 200, 100, 250, 150 जो भी है, पहले आप लिखने की कोशिश करो। आप अपने मन से कुछ लिख पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर लिख लोगे तो हम 250 को हम क्या करेंगे, 150 भी कर लेंगे, ठीक है। हम 125 भी कर लेंगे, हम 200 भी कर लेंगे, लेकिन पहले लिख तो पाएं। पहले ये हो कि हम लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। तो पहले शुरुआत क्या होनी चाहिए, लिखने की, कि हमें लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी जान लो, क्लास आप लोगों की रिकॉर्डिंग मोड में ही चलेगी, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी, देखूँगी, अगर कभी होगा मुझे लगेगा कि लाइव मुझे पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने कभी लाइव नहीं पढ़ाया। रिकॉर्डेड क्लास सही भी होता है, फ्लो भी बनता है, ठीक है। आप लोगों को जब टाइम मिला तब भी देख सकते हो, उसमें ये भी नहीं है कि आपको बाउंडेशन है, ठीक है। तो चलो, ये बातें बीच में मैंने बता दिया। तो क्या लिखोगे? मानव पाचन तंत्र वह प्रणाली है जिसके द्वारा भोजन को सरल रूप में परिवर्तित कर शरीर में अवशोषित किया जाता है। इसका उद्देश्य भोजन से ऊर्जा और निर्माण तत्व प्राप्त करना है। पाचन तंत्र मुख से प्रारंभ होकर के गुदा तक फैला है, ठीक है। अब पाचन प्रक्रिया क्या है? मुंह में भोजन के पाचन की प्रक्रिया दांतों के चबाने से शुरू होता है। पाचन की प्रक्रिया आप ऐसे हेडिंग लगाओगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछा है ना कि पाचन तंत्र का वर्णन करें। तो ये तो हमने इंट्रो बताया कि पाचन तंत्र है क्या, समझे। पाचन तंत्र है क्या, हमने ये बताया। अब हम पाचन तंत्र का प्रोसेस बताएंगे कि मुंह से हमारे पाचन शुरू होता है, मुख में कहाँ से शुरू होता है, क्या होता है, हम ये सारी चीज़ें क्या बताएंगे, पाचन की प्रक्रिया बताएंगे, यानी डाइजेशन का प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। मुंह में हम लोग बहुत आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। बस इतना आप लोग समझ लेना कि आप लोगों को मैं इतना सिखा दूंगी कि एग्ज़ाम में आप खाली नहीं बैठे रहोगे, ठीक है। इतना अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करके आए हो तो वो कला मैं आप में दे जाऊंगी कि आप एग्ज़ाम हॉल में किसी का मुंह नहीं देखोगे, आपके कलम भी लोगों के जैसे चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है? पाचन की प्रक्रिया। पाचन की प्रक्रिया आप हेडिंग लगाओगे, क्या लिखोगे? मुंह में भोजन के पाचन की प्रक्रिया दांतों के चबाने से शुरू होता है। आप लोग जानते हो कि मुंह में हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, हम रोटी का टुकड़ा है जो भी खाना होता है हम बक्कल टाइप कैविटी में खा डालते हैं, यानी मुख गुहा में हम क्या करते हैं, भोजन को मुख में ले लेते हैं। फिर क्या होता है वहाँ से मुख गुहा में, फिर मुख गुहा में क्या होता है, दांतें क्या करती हैं, भोजन को चबा करके छोटे कर देते हैं, यानी मेस्टिकेट करना। चबाना को इंग्लिश में मेस्टिकेट बोलते हैं, मेस्टिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो दांतों के चबाने से शुरू होता है। तो दांत चबाते हैं, उसके बाद दांत के चबाने के बाद क्या क्या होता है, लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है, निकलने वाला सलाइवा जूस, समझे। लार ग्रंथि से निकलने वाला लार रस या सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला सलाइवा जूस क्या करता है, स्टार्च का प्रारंभिक पाचन शुरू करता है। आप कहोगे मैम स्टार्च का ही क्यों? आप जानते हो प्रश्न बनता है, आप लोग LT प्री निकाल करके मेंस में गए हो, ठीक है। तो वहाँ पे प्रश्न बनता है कि वहाँ पे प्रश्न बनता है CHO का पाचन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? तो आप लोग लगाते हो मुख से। कहाँ से? मुख से। अभी यहाँ पे आपने पढ़ा ना कि भोजन की प्रक्रिया मुख से शुरू होकर के, यहाँ पे प्रस्तावना में आपने कहा ना, आपने आपने पढ़ा ना कि मुख से शुरू होकर के कहाँ तक जाता है, पाचन तंत्र शुरू होकर के मुख से प्रारंभ होकर के गुदा तक फैला है। तो मुख से मतलब मुख में जब हम चबा रहे हैं तो मुख में किसका पाचन हो रहा है, CHO का हो रहा है। किसका? CHO का, यानी स्टार्च का हो रहा है। स्टार्च का प्रारंभिक पाचन हो रहा है, ठीक है। आप कहोगे स्टार्च का पाचन हो रहा है तो स्टार्च CHO है ना,
आप लोग जानते हो ना, पॉलीसेकेराइड हो गया, पॉलीसेकेराइड में स्टार्च है, पैक्टीन है, हेमिसेलुलोज है, सेलुलोज है। ये एग्जाम्पल याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? CHO के 3 रूप होते हैं, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड एंड मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड यानी शर्करा के एक अणु, ठीक है। डाइसेकेराइड मतलब शर्करा के 2 अणु, और पॉलीसेकेराइड मतलब शर्करा के अनेक अणु, ठीक। तो पॉलीसेकेराइड यानी स्टार्च, और स्टार्च यानी क्या हो गया? CHO। यस या नो? आप कहोगे यस मैम, हमें याद आ गया, सारी चीज़ें याद आ गई, ठीक है। तो लार ग्रंथि से निकलने वाला लार रस स्टार्च का प्रारंभिक पाचन शुरू करता है। क्या करता है? स्टार्च का प्रारंभिक पाचन शुरू करता है ग्रास नली द्वारा। समझे? स्टार्च का प्रारंभिक पाचन कौन शुरू कर रहा है? आप कहोगे मैम लार रस कर रहा है। लार रस का क्या कोई नाम नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आप कहोगे लार रस, लार रस के आगे यहाँ पे लिखोगे एमाइलेज या इसको क्या कहते हैं? एमाइलेज नहीं, चलो ठीक है, एमाइलेज ही लिखना। क्या है? इसको लिखोगे लार रस यानी एमाइलेज नहीं, एमाइलेज ही, हाँ ठीक है। क्या है? एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज ब्रैकेट में लिख करके स्टार्च का प्रारंभिक पाचन शुरू करते हैं भाई लार रस में ना। तो लार रस पे कौन कौन होते हैं? लार रस तो लार रस क्या होते हैं? 3 तरीके के वो होता है। एक लाइसोजाइम होता है, तो लाइसोजाइम क्या करता है? आमाशय में जाकर के कीटाणुओं का भक्षण करता है। आंसुओं में भी लाइसोजाइम पाया जाता है। लेकिन एक जो होता है एमाइलेज जो होता है, वो क्या करता है? एमाइलेज जो होता है, अरे उसका बहुत अच्छा नाम है, हम ले ही नहीं पा रहे, मेरे मुंह में आ ही नहीं रहा। चलो ठीक है, मैं किसी दिन और करा दूंगी, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? सलाइवा जूस से निकलने वाला, चलो ठीक है, अमाइलेरी, पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं ऐसे, ठीक है। तो एमाइलेज ब्रैकेट में कर दोगे, लार रस यानी एमाइलेज स्टार्च का प्रारंभिक पाचन शुरू करता है, ग्रास नली द्वारा भोजन आमाशय में पहुंचता है। समझे? अब यहाँ पे क्या हो गया? मुंह में भोजन आपने डाला, उसके बाद आपने भोजन को चबाया दांतों से, दांतों से चबाने के बाद क्या हो गया? उसमें लार रस मिल गया। लार रस कहाँ से आ गया? तो लार ग्रंथि से आ गया, यानी सलाइवरी ग्लैंड से क्या हो गया? लार रस निकल गया। और लार रस से क्या, लार ग्रंथि से क्या हो गया? लार रस निकल गया। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा जूस निकल गया। कौन सा सलाइवा जूस निकला? तो एमाइलेज निकला। एमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च का प्रारंभिक पाचन शुरू कर देगा, यानी स्टार्च का ब्रेक डाउन वहीं से शुरू कर देगा, ठीक है। पूरा ब्रेक डाउन नहीं कर देता, पूरा नहीं पचा देता, डाइजेशन नहीं करता है, बस तोड़ता है। समझे? ब्रेक डाउन और डाइजेशन दोनों दो चीज़ें होती है। इस तरीके से मान लो CHO है, ठीक। हमने इतना तेज तीर लगाया, इतना तेज ऐसे मारा कि ये क्या हो गया? इस तरीके से कई भाग में क्या हो गया? बट गया। तो ये क्या हो गया? मैंने ब्रेक डाउन कर दिया इसका, इसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो स्टार्च क्या करते हैं? स्टार्च को ब्रेक डाउन कौन कर रहा है? लार रस कर रहा है। लार रस यानी सलाइवा जूस कर रहा है, ठीक है, यानी एमाइलेज कर रहा है, ठीक है। तो प्रारंभिक पाचन शुरू हो गया। जब इसको तोड़ दिया भाई, जब छोटे छोटे रूप में, कोई इतना बड़ा है, जब टूट गया, आपको इससे पाउडर बनाना है, तो जब छोटे छोटे टुकड़े में टूट गया, उसके बाद हम क्या करेंगे? धीरे 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 क्या करेंगे? इसका पाचन प्रक्रिया क्या होगा? स्टार्ट हो गया, ठीक है। तब भोजन कहाँ गया? ग्रास नली द्वारा भोजन आमाशय में पहुंचता है। कहाँ पहुंचेगा? ग्रास नली द्वारा भोजन आमाशय में पहुंचेगा, जहां गैस्ट्रिक रस प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय में ग्रास नली से होते हुए क्या हो गया? देखो, इस तरीके से बक्कल कैविटी है, यहाँ से क्या हुआ? यही ग्रास नली है। क्या? यही ग्रास नली है। ग्रास नली इसी को कहते हैं, इसी को इसोफेगस कहते हैं, इसी को फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आम जैसी संरचना हो गई, ये क्या हो गई? आप कहोगे मैम ये आमाशय होती है। क्या होती है? ये आमाशय होता है, यानी स्टमक होता है, ठीक है। यहाँ आमाशय दे रहा है ना, दे रहा, देखो देखो, मुंह में आपने भोजन लिया, मुंह में भोजन को चबाने के बाद लार रस मिला, लार रस में प्रारंभिक पाचन हो गया स्टार्च का। फिर वहां से भोजन क्या हो गया? भोजन वहां से ग्रास नली में आ गया, ठीक है। ये ग्रास नली है, यहाँ पे भोजन आ गया। फिर यहाँ से भोजन कहाँ गया? ग्रास नली के द्वारा भोजन आमाशय में आ गया, यानी ये आमाशय है, ये स्टमक है, ठीक है। क्या हो गया? स्टमक में भोजन आ गया, जहाँ पे गैस्ट्रिक रस, इसी आमाशय में क्या होते हैं? गैस्ट्रिक रस होता है, जो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अब कहोगे मैम कौन गैस्ट्रिक रस है? आमाशय में कौन गैस्ट्रिक रस है? आप अगर मेरे से प्री पढ़े होंगे तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया है, ठीक है, कि आमाशय क्या होती? अग्नाशयी रस होती है, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे प्रोटीन का पाचन हो रहा है, तो प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? ट्रिप्सिन करेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे गैस्ट्रिक रस प्रोटीन का पाचन, गैस्ट्रिक रस ब्रैकेट में ट्रिप्सिन लिखोगे, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं, ठीक है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। इसके बाद भोजन छोटी आंत में जाता है। क्या होता है? भोजन छोटी आंत में जाता है, जहाँ पित्त रस वसा को तोड़ता है, और अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन करता है। समझे?
ये जो संरचना हम बनाए थे, ये जो आप देखे थे, ये जो फूड पाइप से यहाँ पे ये जो लगी हुई थी, ये जो आमाशय कहा जा रहा है, ठीक है। तो आमाशय से भोजन कहाँ गई, आमाशय से छोटी आंत में आ गई, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हो इस तरीके से छोटू सा पित्ताशय होता है, और इस तरीके से ऐसे क्या होता है, आपका वो बना होता है, क्या लीवर बना होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ लीवर बना होता है। तो इसी लीवर में क्या होता है, लीवर में पित्त रस का निर्माण होता है। सुनते चलना, जो चीज़ें मुझसे सुनोगे यही चीज़ें आप कॉपी में लिख पाओगे, ठीक है। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ यही कॉपी में लाइन बाय लाइन लिख कर लाई भी हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं बताऊँ उसे सुनते चलो, ठीक। तो क्या होगा, ये लीवर है, लीवर में क्या होता है, पित्तरस का निर्माण होता है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है, ठीक है। पित्तरस का यानी बाइल जूस का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो लीवर में हो रहा है। और ये क्या है, ये पित्ताशय है। इस तरीके से संरचना बनी है, क्या है, पित्ताशय है। आप लोग लिखने से पहले क्या करोगे, ये डायग्राम देख लोगे नेट पर खोल करके, ठीक है। जब डायग्राम ये खोल करके देख लोगे तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आती हैं। इसीलिए एग्जामिनर क्या मांगता है, फ्लो चार्ट और डायग्राम खोजता है कि सॉरी, ये फ्लो चार्ट और डायग्राम आप बना करके उसे कितने अच्छे से चीज़ें समझा पा रहे हो, ठीक है। तो पित्ताशय में क्या हो गया, स्टोर हो गया। और यही जब आप क्या करते हो, फैट खा लेते हो, जब आप तेल वाला खाना खा लेते हो तो तेल को, फैट का पाचन कौन करता है, तो जब पित्त रस आता है तभी फैट का ब्रेक डाउन होता है, समझे। तो ये फैट पड़ता, ये जैसे ही पित्त रस आया उसी समय क्या होता है, फैट का ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है, यानी फैट को तोड़ देता है। देखो पित्त रस वसा को तोड़ता है, समझे। इस तरीके से मान लो हमने घी खा लिया, ये सारे क्या है, छोटे 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 घी तेल के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। आज हमने क्या किया, देसी घी का पराठा खा लिया, ठीक। ये क्या है, ये पूरा टोटल क्या हो गया, ये फैट है। इसको कौन तोड़ेगा, तो क्या करेंगे, पित्तरस क्या करेगा, इस पे चारों तरफ से क्या करेगा, पित्तरस यानी बाइल जूस छिड़क देगा। क्या करेगा, चारों तरफ से इसमें क्या करेगा, बाइल जूस छिड़क देगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, बाइल जूस छिड़कने के बाद क्या हो जाएगा, ये छोटे 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 अंश में क्या होंगे, छोटे छोटे भाग में क्या होंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, छोटे छोटे भाग में टूट जाएंगे, यानी इनका ब्रेक डाउन हो जाएगा, इनको तोड़ देगा। देखो यहाँ पे लिख रहा है ना, जहाँ पित्तरस वसा को तोड़ता है। और अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचन रस भी कहा जाता है। अगर पूछे प्रश्न बने कि पूर्ण पाचक रस कौन है, पित्तरस है, लार रस है, ठीक है, यानी सलाइवरी जूस है, ठीक। और अग्नाशयी रस है, तो आप क्या कहोगे, अग्नाशयी रस पे आप निशान लगाओगे, ठीक है। तो पूर्ण रस क्या है, अग्नाशयी रस पूर्ण रस होता है, ठीक है। पूर्ण रस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अग्नाशय में कार्बोहाइड्रेट भी टूटता है, प्रोटीन भी टूटता है, और वसा भी टूट जाता है। टूटता नहीं, पाचन हो जाता है, समझे। अग्नाशयी रस से क्या होता है, तीनों का पाचन हो जाता है। तो अग्नाशय रस में कौन कौन है, आप जानते हो, अग्नाशय रस में एक लात करके हमने आपको टिक दे बताया होगा कि लात होता है। आप कहोगे मैम लात क्या हो गया, तो एल से लाइपेज हो गया, क्या हो गया, लाइपेज हो गया। और लाइपेज किसे पचाता है, आप कहोगे मैम वसा को पचाता है, यानी फैट को पचाता है, ठीक है। ए से क्या हो गया, ए से अमाइलेज हो गया, क्या हो गया, अमाइलेज हो गया। अमाइलेज किसे पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को, किसे, कार्बोहाइड्रेट को। टी से क्या हो गया, तो टी से ट्रिप्सिन हो गया, और ट्रिप्सिन किसे पचाता है, तो प्रोटीन को पचाता है। आप समझे, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, समझिए। मेंस में बहुत बड़ा रोल शिक्षक का नहीं होता है, सबसे अधिक रोल आप लोगों का होता है। मैं चीज़ें आपको दे रही हूँ कि अगर ऐसा प्रश्न आए तो आपको इन सारे शब्दों को लिखना है। जितने भी शब्द मैं बता रही हूँ, अग्नाशयी रस है तो अग्नाशयी रस कौन से हैं उसको आप लिखोगे, समझे। ये बहुत ऊपर ऊपर आंसर लिखा गया है। मैं एक तगड़ा सा कॉपी लिख करके लाऊंगी आप लोगों का प्रॉपर, जब मैं क्लास चलाऊंगी। अभी तो खैर आज पहला दिन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। और आप लोग बिल्कुल भी हताश निराश मत होना कि मैम क्या ऐसे ही क्लास चलेगा, बिल्कुल ऐसे क्लास नहीं चलेगा। आप लोग देखना क्लास में कैसे चलाऊंगी, ठीक है। अभी आप कोई एडमिशन ही नहीं लिए तो बताओ मैं क्या ही क्लास की प्लानिंग कर लूँ। ऐसा भी तो ना हो कि मैं क्लास रिकॉर्ड करके अपलोड करती जाऊँ, कोई पेड कोर्स ले ही ना, ठीक है। तो जब आप लोग मतलब एडमिशन कराने लगे, मुझे भरोसा हो गया कि हाँ ठीक है बच्चे कोर्स लेंगे, परचेज करेंगे, तो मैंने क्या किया, क्लास को रिकॉर्ड करना शुरू किया, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिखोगे कि अग्नाशयी रस जो होते हैं पूर्ण पाचक रस होते हैं। पूर्ण पाचक रस क्यों होते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों को पचाते हैं, ठीक है। तो तीनों को कौन पचाएगा, तो आपने कहा कि अग्नाशयी रस में लात होता है, और लात क्या करता है, एक लात मारता है तो सारे पच जाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी पच जाता है, प्रोटीन भी पच जाता है, वसा भी पच जाता है। वसा किससे पचता है, तो लाइपेज से।
अमाइलेज से क्या होता है, तो CHO पे वर्क करता है। ट्रिप्सिन पे क्या होता है, तो प्रोटीन का पाचन होता है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन करता है या करते हैं। यस या नो, आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। समझ में आ जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर भी करते चलना कि यस मैम ठीक है, समझ में आ रहा है। नहीं वहाँ पे होगा मैं देखूंगी, अगर नहीं पब्लिक हुआ होगा चैट बॉक्स अगर नहीं फ्री होगा तो मैं करूँगी, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन से क्या होता है, आप लोग अपना प्रतिक्रिया बताते हो, ठीक है। कैसा है क्या है ज़रूर बताना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे। ये क्या है, ये फ्लो चार्ट है। आप कहो मैम ऐसा फ्लो चार्ट होता है, तो यस ऐसे ही फ्लो चार्ट होता है। इस तरीके से कम जगह में हम क्या करते हैं, ऐसे एरो लगा लगा करके हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास ज़्यादा जगह हो, लेकिन ये तो सवाल ही नहीं उठता कि आपके पास ज़्यादा जगह हो। अगर आपके पास ज़्यादा जगह होगा तो आप ऐसे फ्लो चार्ट बनाओगे, ठीक है। मुख, मुख से खाना कहाँ गया, ग्रास नली में गया, ग्रास नली से खाना कहाँ गया, तो फिर यहाँ पे आमाशय में गया, ऐसे बनता है। लेकिन ऐसे बनाने के लिए आपको पूरा लंबा जगह चाहिए और आपके पास जगह नहीं होगा, ये मैं कह रही हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि कापियाँ आप लोग भी देखे हो, मैं भी देखी हूँ, आप लोगों ने पता नहीं मेंस लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। लेकिन मैंने लिखा है, मैंने देखा है कि कापियाँ बहुत कम होती हैं। आपके पास ज्ञान ज़्यादा होता है और वहाँ पे जगह कम होती है कि हम लिखे कहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मुख, मुख से भोजन कहाँ गया, ग्रास नली में गया, ग्रास नली से कहाँ गया, आमाशय में गया, आमाशय के बाद कहाँ गया, यकृत और पित्ताशय। आपको यकृत और पित्ताशय में भोजन जाएगा, नहीं, देखो यहाँ पे दिया है यकृत और पित्ताशय में भोजन नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ से क्या है, ये पाचन पूछ रहा है ना, तो पाचन में ये भी हेल्प कर रहे हैं। यकृत कैसे कर रहा है मैम, पित्ताशय तो समझ में आ रहा है कि पित्त रस निकाल रहा है, ये क्या है, ये पित्ताशय है। ये जो छोटू सा है पित्ताशय है, तो पित्ताशय का रोल तो मैम समझ में आ रहा है कि ये पित्त रस निकाल रहा है। लेकिन यकृत का क्या मतलब है, आप यही तो नहीं समझते हो। ये जो यकृत आपका है यही तो पित्त रस बना रहा है। अगर पित्त रस यहाँ बने ना तो स्टोर क्या खाक होगा, आप कहोगे यस मैम ये बात आप पते की बोली हैं कि पहले पित्तरस बनेगा तभी तो जमा होगा। तो यकृत यानी लीवर का काम है पित्तरस को जमा पैदा करना, क्या करना, पैदा करना, बनाना। और स्टोर कहाँ हो जाता है, तो स्टोर पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में हो जाता है। तो लीवर और गॉल ब्लैडर भी क्या होते हैं, पाचन क्रिया में पुरजोर रोल निभाते हैं अपना वो भी क्या करते हैं, उनका भी रोल होता है, ठीक है। अब अग्नाशय, आपको अग्नाशय में भी भोजन पच रहा है। अग्नाशय यहीं पे एक छोटी सी ऐसी संरचना बनी होती है, पिस्तौल के आकार की ऐसे छोटी सी संरचना बनी होती है, ठीक है। तो आप कहोगे मैम क्या अग्नाशय में भी खाना पच रहा है, तो नहीं। अग्नाशय और पित्त, यकृत और पित्ताशय ये तीनों सहायक अंग के रूप में कार्य करते हैं, समझे। इन तीनों के आगे आप ऐसे सहायक अंग लिख दोगे, ठीक है। क्या सहायक, किसके सहायक अंग मैम, तो पाचन क्रिया के सहायक अंग हैं। कैसे सहायक अंग हैं, आप जान रहे हो कि यकृत क्या है, पित्त रस बना रहा है, और पित्ताशय क्या है, स्टोर कर रहा है। इन दोनों का कार्य आपको समझ में आ गया, यस या नो। आपने कहा यस मैम हमें समझ में आ गया। लेकिन अग्नाशय क्या है, अभी आपने पीछे पढ़ा कि अग्नाशय रस को क्या कहते हैं, अग्नाशयी रस को क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं, यस या नो। आप कहोगे यस मैम क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। और इसी पूर्ण पाचक रस में क्या होता है, लात होता है, क्या होता है, लात होता है, लाइपेज है, अमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, यस या नो। आपको अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप चीज़ों को लिंक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये जरूर बताना। पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिंक कर पा रहे हो बात को कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप लोग वाईटी पे मुझसे पढ़े हो, आप लोग देखे होंगे कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ, क्या पढ़ाती हूँ। कोई डेमो क्लास का मतलब तो है नहीं कि आज आपका पहला दिन है, आप पहले दिन मुझसे पढ़े और पेड कोर्स ले लिए, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। 30 दिन से ऊपर हो गया आपको, मैं कल 30 दिन से ऊपर हो जाएगा पेड क्लास वाईटी पे मेंस क्लास देते हुए, ठीक है। प्लेलिस्ट बना हुआ है 1 से लेकर के 30 तक, उसको भी देख लेना, ठीक है। और वाईटी पे भी क्लास चलेगी, वहाँ भी जाकर के देखा करो कि क्या चीज़ें हैं। जब एक ही चीज़ें दो दो तीन तीन जगह से देखोगे तो वो चीज़ें हमारे माइंड में बहुत तेज हिट करती हैं, ठीक है। और वो चीज़ें आपको एग्जाम हॉल में भी ले आएंगी, ठीक। तो आपने देखा पाचन क्रिया, पहले मुख में हम भोजन डाल रहे हैं, फिर भोजन ग्रास नली यानी फूड पाइप में जा रहा है। यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ आप चित्र में देखना, आपकी नज़र चित्र पे होनी चाहिए, ठीक। फिर भोजन कहाँ जाएगा, आमाशय में जाएगा यानी स्टमक में जाएगा। फिर स्टमक के बाद क्या होगा, स्टमक में ही यकृत और पित्ताशय क्या करेंगे, और अग्नाशय, ये तीनों क्या करेंगे, सहायक अंग के रूप में आएंगे। फिर क्या होगा, भोजन छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत से फिर मलाशय में जाएगा, मलाशय से फिर गुदा में जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आई, आपको दिख रहा है चीज़ें कि नहीं दिख रहा है, चीज़ें दिख रही होंगी, आई थिंक आपको दिख रही होंगी। ये आपका फ्लो चार्ट था और ये आपका डायग्राम है।
डायग्राम क्या है, इस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है। अगर आप चाहना तो इस तरीके से भी जो भी आप बना पाना, अगर आप बना लेते हो, ठीक है, हम तो नहीं बना पाते हैं, लेकिन अगर आपको आए, ठीक है, इस तरीके से जो भी बनता है, ठीक है, आप क्या करना, ऐसे भी आप बना करके ये संरचना जैसे भी बनती है, ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे यहाँ से ले आकर के फूड पाइप ये भी जो भी होगा, ठीक है, यहाँ पे आमाशय वगैरह, यहाँ पे लीवर उबर जो भी बना करके अगर आप इस तरीके से भी बना पाना तो ये चीज़ें भी आप बना सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये डायग्राम क्या होता है, परफेक्ट होता है। मैंने बहुत लोगों की कापी देखी है, ऐसे डायग्राम लोग क्या करते हैं, तुरंत झटके से 1-2 मिनट में बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको समय का भी ध्यान रखना है। एक ही प्रश्न अगर मान लो 200 शब्द का प्रश्न है, ठीक है, 12 नंबर का है, ठीक, पूरा हमें 12 नंबर मिल जाए और बदले में हम 10 क्वेश्चन छोड़ दें, तो ये बुद्धिमानी है? आप कहोगे नहीं मैम, ये बुद्धिमानी तो कहीं से नहीं है। प्रश्न बुद्धिमानी का वो होता है कि हम 8-8 लाइन ही लिखें, लेकिन हम 20 प्रश्न का 8-8 लाइन लिख दें। समझ रहे हो आप कि नहीं समझ रहे हो? प्रश्न करने की बुद्धिमानी ये होती है कि हम ये नहीं कि एक प्रश्न पे 4 पेज लिख दे, 8 पेज लिख दे। अरे 8 पेज लिखोगे तब भी आपको 12 ही नंबर उसके पास अधिकार है देने का। और वो भी क्या एग्जामिनर आपको 12 में 12 ही दे देगा? क्या बोर्ड का एग्जाम है? तो बुद्धिमानी ये है कि हम 20 क्वेश्चन है तो 20 को हम करने की कोशिश करें, ना कि हम एक ही पे अपना जी जान लड़ा दें, ठीक है। तो मैं कहूँगी अगर ऐसा डायग्राम आए तो आप इसको बना देना, ये बेस्ट होता है, ठीक है। आप मेरे पेड स्टूडेंट हो, आपसे अब कोई चीज़ें वो नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर डायग्राम बना दोगे तो ये भी क्या होता है, बेस्ट होता है, ठीक। बस 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा सा इससे ढंग से बना लेना। मेरा थोड़ा बेकार बना है, आप अपना अच्छा बना लेना, ठीक है। अब इधर आ जाओ। अब तक आपने क्या देखा, फ्लो चार्ट देखा, डायग्राम देखा, कैसे पाचन हो रहा, पूरा पाचन की प्रक्रिया बताया, आपने प्रस्तावना लिखा, ठीक है। अब आप क्या बताओगे, अब आप पाचन रसों का योगदान बताओगे। पाचक रस या पाचन रस कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। रसों का योगदान, कैसे योगदान है, ये सारे जूस कैसे पाचन क्रिया में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से क्या निकल रहा है, लार जूस। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा जूस निकल रहा है, ठीक है। लार ग्रंथि से लार रस निकल रहा है। आप छोटी छोटी चीज़ें जानने की कोशिश करते हो कि मैम क्या इंग्लिश का टर्म हम यूज कर सकते हैं। इंग्लिश का टर्म हम वहाँ यूज करते हैं कि जहाँ आपको ये लगे कि हम हिंदी लिख रहे हैं और एग्जामिनर को वो हिंदी समझ में नहीं आएगी, ठीक है, तो वहाँ पे हम इंग्लिश लिख देते हैं। लेकिन एक 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 बात बताना, आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, हम भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। अगर मान लो हम सलाइवा लिख रहे हैं, ठीक, क्या है, हम सलाइवा लिख रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता कहीं गलती से सलाइवा की स्पेलिंग मेरी गलत हो जाए, सही सही बताना। अगर मान लो हम अपना वो दिखाने के लिए कि हमें मैम एग्जामिनर को हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि लार ग्रंथ नहीं, हम इसको सलाइवा या सलाइवरी ग्लैंड भी जानते हैं, तो अगर आपका सलाइवरी ग्लैंड या सलाइवा, ठीक है, आपने क्या कर दिया, स्पेलिंग अगर गलती से गलत लिख दिया, आपका गलती हो गई, तो एग्जामिनर वहाँ आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कहेगा बड़ी अंग्रेज की औलाद बन रही थी, लिख नहीं पाई लेकिन लिख दी, तो गुस्से में तो चाहे तो आपका 1 नंबर भी काट सकता है। सही सही बताना आप लोग। तो आप अंग्रेजी का शब्द लिखोगे, कोई वो नहीं है। रेशियो जानते हो, 100% अगर आप आंसर दे रहे हो तो 5% केवल चीज़ें आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, समझे। 5 से चलो ठीक है 10% कर लेना, ठीक, 5 से 10% चीज़ें आपकी इंग्लिश दिखनी चाहिए। ये नहीं कि हम धर धर के इंग्लिश उसमें लिखे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करना था तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज चुनना चाहिए था, समझे। आपने हिंदी लैंग्वेज चुना है, आपने इंग्लिश नहीं चुना है, तो बहुत ज़्यादा अंग्रेज की औलाद बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, चलो अग्नाशय आप नहीं लिख पा रहे हो, अग्नाशय आपको लिखना है, तो आप अग्नाशय नहीं लिख पा रहे हो तो पेनक्रियाटिक जूस लिख दिया, ठीक है। लेकिन पेनक्रियाटिक की आपको स्पेलिंग एकदम पता होनी चाहिए, मैं क्या कह रही हूँ, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो इंग्लिश हिंदी का ये कन्फ्यूजन हो गया। आप कहते हो मैम हेडिंग लिखना है, तो हेडिंग में देखो, आपको यहाँ हेडिंग भूमिका नहीं लिखनी है। जैसे मैंने कहा भूमिका लिखो, इंट्रोडक्शन लिखो, परिचय लिखो, ठीक, तो आपको ये हेडिंग नहीं लिखनी है, ठीक, नथिंग, ये हेडिंग नहीं लिखनी है, ठीक। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि हम भूमिका लिख रहे हैं, ठीक है। आपको मेन बॉडी में हेडिंग, मेन बॉडी यहाँ से शुरू होती है, मेन बॉडी में देखो हेडिंग है पाचन प्रक्रिया, मैंने हेडिंग खुद लगाया है, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग होगी, ये आपका जो आप फ्लो चार्ट बना रहे हो ये ब्लैक पेन से बनाओगे, हाईलाइट करके। आप हाईलाइटर का यूज़ नहीं करोगे, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हाईलाइट करोगे, थोड़े मोटे मोटे पेन में लिखोगे, समझे। ये एरो है, इसको डबल बार ऐसे कर दोगे। फ्लो चार्ट आप बना रहे हो, ये सब चीज़ें हाईलाइट रहेंगी।
हेडिंग पड़ेगा, लेकिन भूमिका और निष्कर्ष दो चीज हेडिंग नहीं डलेगी, ये चीजें भी आप सुन लेना। हाइलाइटर का प्रयोग करेंगे मैम कि पेन लिख करके ऊपर से हम इस तरीके से जो पैरेट कलर का होता है हम हाईलाइट कर देंगे, नहीं, ये भी वर्जित है। आपको केवल ब्लैक एंड ब्लू पेन का प्रयोग करना है, ठीक है, BLUE, ठीक है, BLUE, ठीक, केवल ब्लू पेन और ब्लैक पेन का ही प्रयोग करना है, ना रेड करोगे, ना येलो करोगे, ना ग्रीन करोगे, ना हाइलाइटर का यूज करोगे, ठीक है। धीरे 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 आप लोगों का ये सारी क्योरी भी मैं शांत करते चल रही हूँ, ठीक है। एक ही प्रश्न तो हुआ, लेकिन इर्द गिर्द की हम लोगों ने बहुत सी जानकारी ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, पाचक रसों का योगदान। देखो ये भी मैंने हेडिंग बनाई कि नहीं बनाई, आप ये डायग्राम बना रहे हो, डायग्राम आपने क्या किया, ब्लैक पेन से बना दिया, ब्लू पेन से ये सारे चीज लिख दिया, ठीक है, या तो ब्लू पेन से डायग्राम बना दिया, ब्लैक पेन से सारी चीजें लिख दिया। तो ये चीजें आप करोगे, लेकिन किसी कलरफुल पेन का आप प्रयोग नहीं करेंगे, स्केच का आप प्रयोग नहीं करेंगे। स्केच का प्रयोग आप कर सकते हो बस ब्लैक, ठीक है, अब वो भी बहुत ज्यादा मोटा ना हो, ठीक है, स्केच का प्रयोग कर सकते हो, ठीक, इसमें कोई बात नहीं है। पाचक रसों का योगदान, आप हेडिंग डालोगे, आप इस तरीके से लिखोगे, लार ग्रंथि, ये भी पाचक रस है ना, आप जान रहे हो कि स्टार्च का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। तो कैसे, लार ग्रंथि से जब लार रस निकलता है, एमाइलेज की वजह से, ये चीजें जान रहे हो ना। तो एमाइलेज क्या कर रहा है, लार रस, यहां ब्रैकेट में आप लिख दोगे एमाइलेज, स्टार्च का पाचन, ठीक है। आमाशय, गैस्ट्रिक रस, प्रोटीन का पाचन, ठीक है। यकृत या पित्ताशय, पित्तरस वसा ब्रेकडाउन, ये चीज जान रहे हो ना। यकृत और पित्ताशय दोनों क्या कर रहे हैं, यकृत पित्तरस बना रहा है और पित्ताशय स्टोर कर रहा है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, पित्तरस बना दिए, निकाल दिए, और ये पित्तरस जाकर के क्या कर रहा है, वसा का ब्रेकडाउन कर दे रहा है, ठीक है, फैट का ब्रेकडाउन कर दे रहा है। उसके बाद क्या है, अग्नाशय, अग्नाशय क्या कर रहा है, अग्नाशय रस निकाल रहा है। अग्नाशय रस क्या है, तो लात है, क्या है, लात है। लाइपेज हो गया, अमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, क्या हो गया, लाइपेज हो गया, अमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, लात निकाल रहा है, यानी ये अग्नाशयी रस निकाल रहा है, जो क्या कर रहा है, सभी पोषक तत्वों का पाचन कर दे रहा है। आप इस तरीके से लिखोगे, अग्नाशय, अग्नाशयी रस, ठीक है, अग्नाशयी रस, और यहाँ पे आप इस तरीके से शार्ट फॉर्म करके यहाँ पे ऐसे लिख दोगे, लाइपेज, क्या है, लाइपेज, लाइपेज के आगे लिख दोगे, CHO ही लिख देना, ठीक है, CHO, एग्जामिनर समझ जाएगा। ए से लिख देना अमाइलेज, क्या है, अमाइलेज, नहीं नहीं एक सेकेंड, लाइपेज, लाइपेज से वसा, देखो मैं कह रही हूँ कुछ तो मैं गलत कर रही हूँ, ठीक, फैट लिख देना, ठीक, क्या है, फैट, एमाइलेज, CHO, ट्रिप्सिन, प्रोटीन, ठीक, इतना ही बस आपको क्या करना है, ऐसे ब्रैकेट में कर देना है। एग्जामिनर इतना बढ़िया आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, आपका उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि आपको सारी चीजें मालूम है, आप पाचन क्रिया को बहुत अच्छे से जान रहे हो, ठीक है। फिर आगे लिख देना, सभी पोषक तत्वों का पाचन, ठीक है, क्या, सभी पोषक तत्वों का पाचन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने प्रोटीन, CHO एंड फैट को दिखा दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रश्न लिखना है, और इधर उधर से कहीं कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का निष्कर्ष है। निष्कर्ष आप कहोगे मैम हेडिंग डालेंगे, तो हम कहेंगे नहीं, निष्कर्ष आपको हेडिंग नहीं लगाना है। देखो मैंने यहाँ पे निष्कर्ष की हेडिंग नहीं लगाई है, ठीक है। तो निष्कर्ष और भूमिका दो चीज की आपको हेडिंग नहीं लगानी है, बाकी हर चीज को आपको हेडिंग लगानी है, ठीक है। अब एक प्रश्न में मैंने इतना बात कर लिया, इतना सारी चीजें आप लोगों को बता दिया कि जो पीछे के दो प्रश्न बचे हुए हैं उसको मैं केवल फ्लो में पढ़ा करके समझा करके निकल जाऊंगी, अब कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये बात क्या है, आप लोगों की थ्योरी को शांत करना है। इसके बाद आप लोग जानते हो, इसके बाद मैं GIC मेंस का जो पेपर है मैं उसको सॉल्व कराऊंगी। GIC मेंस में जो आए थे 2020 में जो GIC मेंस का पेपर हुआ था उसमें बेस क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उस बेस क्वेश्चन को भी मैं अपने पास रख रखी हूँ, ठीक है, केवल मुझे आप लोगों को कराना है, ठीक। तो अब देखते मैं रिगार्ड करूंगी, अब आप लोगों का धीरे धीरे बच्चे बढ़ रहे हैं, ठीक है, कोर्स परचेज कर रहे हैं, तो आप लोगों को अब मुझे क्लास प्रोवाइड कराना है, ठीक। संडे के दिन आप लोग का क्लास बंद रहेगा, आप लोग जान रहे हो, बाकी रेगुलर आपको 6 दिन क्लास मिलेंगे, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या लिखना है, छोटी आंत की दीवारों द्वारा पोषक तत्व रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। इस तरीके से छोटी आंत है, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं छोटी आंत को काट कर निकाल दी, ठीक है, आप यहाँ पे देखना इस तरीके से छोटी आंत में ऐसे ऐसे क्या होते हैं, संरचना बना होता है। आप लोग जूम करके देखोगे तो ऐसे ऐसे छोटी आंत में, पूरा छोटी आंत में भर के ऐसे बना होता है। इसका क्या कार्य होता है, भोजन के पाचन में क्या करता है, हेल्प करता है। इतने इतने जगह से भोजन क्या करता है, निकलता है। आप जानते हो अगर इस तरीके से दबाव करके हम खूब तेज प्रेस करें तो चीज़ें क्या होगी, पिसेगी, अच्छे से पचेगी। तो यही हमारे भोजन में ये जो उंगली नुमा इस तरीके से जो संरचना पाई जाती है,
ये छोटी आंत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में पाई जाती है, ठीक है। और दोनों तरफ से होती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। दोनों दीवालों पे होती है, ठीक। दोनों तरीके से क्या है, इसमें भोजन बीज से निकलता है और भोजन क्या होता है, और अच्छे से पाचन होता है, ठीक। तो ये क्या है, तो रक्त में छोटी आंत की दीवारों द्वारा पोषक तत्व, दीवारों द्वारा यानी यही है ना छोटी आंत, तो इसी की दीवारें इस तरीके से, ये जो बना है यही छोटी आंत की दीवारें कह रहा है, ठीक है। तो छोटी आंत की दीवारों द्वारा पोषक तत्व रक्त में क्या करते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। यानी जो भी पोषक तत्व हैं, हमने प्रोटीन खाया, हमने CHO खाया, हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, हमने वो फैट खाया, इन सब का क्या है, जो ब्लड है क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेता है, समझे। जितने भी पोषक तत्व होते हैं, जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, किसके माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं, तो आप जानते हो कि रक्त के माध्यम से ही हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन्स होते हैं, और हार्मोन्स हो गए, पानी हो गया, ब्लड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ब्लड तो खैर छोड़ दो, ब्लड ही ले जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, ये सारा कौन पहुंचा रहा है, तो ये सारा रक्त पहुंचाता है, यानी ब्लड पहुंचाते हैं, ठीक है। ये चीजें आप जान रहे हो। तो क्या है, रक्त में अवशोषित हो जाते हैं अपचित पदार्थ। क्या? अपचित पदार्थ। आप जानते हो अपचित यानी कुछ डाइजेस्टेबल पदार्थ होते हैं और कुछ नॉन डाइजेस्टेबल होते हैं। जैसे आप लोगों ने जूस देखा होगा, जूस के ठेला पे आप लोगों ने कभी भी जूस पिया होगा, जूस शॉप पे कभी भी आप लोग गए होंगे, ठीक है। वहाँ पे जूस निकलता है, तो पीछे से आप देखते हो इस तरीके से जो बेस्टेस पदार्थ बना होता है वो निकल जाता है, निकलता रहता है नीचे, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, अगर उसकी मशीन है, ठीक, यहाँ से क्या होती है, जूस इस तरीके से निकल रहा होता है, जो भी उसका बर्तन होता है उसमें क्या होता है, जूस निकल रहा होता है, ठीक है। तो जो चीजें पाचन हो गई वो जूस के रूप में हो गया, ठीक है। और वो कहाँ चला गया, वो ब्लड में चला गया। कहाँ चला गया? ब्लड में चला गया। और जो बेस्टस पदार्थ हो गया ये कहाँ चला गया, तो ये बड़ी आंत में आता है, और बड़ी आंत से होकर के मलाशय में जाकर के क्या करता है, ये रेक्टम में आता है, और रेक्टम से क्या करता है, एनस के द्वारा सुब आपके क्या होता है, मल के रूप में शरीर से बाहर हो जाता है, ठीक। ये क्या है, पूरा पाचन की प्रक्रिया है। तो यही क्या है, अपचित पदार्थ है। जो जूस का आप लोगों ने देखा, जितना चीजें जूस से निकलने वाली थी, जितना डाइजेशन होने वाला था, पाचन होने वाला था, वो तो जूस के रूप में आपको मिल गया। लेकिन जो उसका छिलका बच गया वो क्या हो गया, वो डाइजेस्टेबल पदार्थ हो गया, यानी वो अपचित पदार्थ हो गया। यही सेम हमारे शरीर में प्रोसेस होता है, ठीक है। यही हमारे पाचन की प्रक्रिया होती, यही प्रोसेस होता है, ठीक। तो जो अपचित पदार्थ हो गया वो क्या हो गए, जो जो नॉन डाइजेस्टेबल है वो क्या हो गया, बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां जल अवशोषित होता है। बड़ी आंत का एक ही कार्य होता है, क्या होता है, बड़ी आंत का एक कार्य होता है, जो पोषक तत्वों में से जल को अवशोषित कर लेना। क्या कर लेना? जल को अवशोषित कर लेना, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे पहुंचता है अपचित पदार्थ, क्या है, बड़ी आंत में पहुंचते हैं, और जहां क्या होता है, जल को अवशोषित कर लिया जाता है, और अंत में जल को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ, अंत में मल के रूप में मलाशय से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार पाचन तंत्र शरीर को पोषण प्रदान कर उसे स्वस्थ और कार्यक्षम बनाए रखता है। इस तरीके से आपको प्रश्न लिखना है। 38 मिनट में आप लोगों को एक प्रश्न मैंने कराया, लेकिन इस एक प्रश्न में मैंने कितना आपको जानकारी दी है, इस चीज का आपको आइडिया हो चुका होगा, ठीक है। अब एक प्रश्न यहाँ पे आप लोग देखो क्या है, ये दूसरा प्रश्न है कि मानव श्वसन तंत्र का वर्णन करें। क्या करें? मानव श्वसन तंत्र का वर्णन करें, ठीक है। प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या लिख करके लाना है, ठीक है। अभी आप लोग प्रश्न, हाँ, यहाँ पे भी मैं कुछ क्वेरी आप लोग के शांत करूंगी। आप लोग प्रश्न लिख लिख करके अपने पास अभी रखे रहो, ठीक है। जैसे ही आप लोगों का मेंस का डेट आ जाएगा, ठीक, क्या मेंस एग्जाम का जैसे ही डेट घोषित हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप बना करके आप लोगों की प्रॉपर कापियाँ चेक की जाएंगी, ठीक है। आप लोग पहले अभी लिखने की प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना लिखो। अभी मैंने प्रश्न आपको कराया ना कि पाचन प्रणाली को समझाएं, पाचन तंत्र का वर्णन करें, इसी प्रश्न को लिख करके बिना देखे लिखने की कोशिश करना। देखो लिख पाते हो, आपके अंदर से चीजें निकल रही हैं कि नहीं निकल रही हैं, ठीक है। फटाफट आप मुझे क्वेश्चन कराने दो, क्योंकि ये दोनों, इस पीडीएफ को क्वेश्चन पूरा करा करके मुझे पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर देना है, ठीक है। तो आप लोग देखते रहो क्या है। तो मानव श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए। क्या है मानव श्वसन तंत्र, कैसे पढ़ोगे? मानव श्वसन तंत्र वह प्रणाली है, क्या है, मानव श्वसन तंत्र वह प्रणाली है जिसके द्वारा शरीर, क्या, जिसके द्वारा शरीर ऑक्सीजन, ब्रैकेट में आप O2 लिख दोगे, कि आप ये जानते हो कि हमें सूत्र भी मालूम है, एग्जामिनर को हमें ये दिखाना है कि हमें सूत्र भी मालूम है, यानी O2 को हम ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बाहर निकालता है। क्या करता है? CO2 बाहर निकालता है, ठीक है। यह तंत्र शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान
प्रदान हेतु आवश्यक क्या है? यह तंत्र शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा उत्पादन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन यानी O2 प्रदान करता है। श्वसन तंत्र में नासिका गुहा, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रंथ, कंठ, श्वास नली, फेफड़े और वायु कोश सम्मिलित होते हैं। अभी इन्हें स्टेप बाय स्टेप हम दिखाएंगे कि कौन ग्रास नली है, कौन श्वास नली है, कौन ग्रसनी है, कौन वायु कोश है। ठीक है, अभी मैं इनको सबको दिखाऊंगी। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये देखो प्रस्तावना के बाद तुरंत क्या हुआ है, फ्लो चार्ट बना दिया गया है। लेकिन ये प्रक्रिया क्या है, गलत है। ठीक है, प्रस्तावना के बाद आपको तुरंत फ्लो चार्ट नहीं बनाना है, आपको फ्लो चार्ट यहाँ बीच में बनाना है। आपको मैम यहाँ तो डायग्राम बना है, तो ठीक है, यहाँ साइड में आप डायग्राम बना लिए और यहाँ पे आप अपना फ्लो चार्ट बना दो। ठीक है, इसको क्या करो, एक साइड में ऐसे कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, चित्र बना दो। ठीक, और यहाँ पे क्या कर दो, फ्लो चार्ट बना दो। ठीक है, क्या कर दो, फ्लो चार्ट बना दो। क्या मैम हमें फ्लो चार्ट लिखना है? नहीं लिखना, कोई कंपलसरी नहीं लिखना, आप चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है, लेकिन क्यों लिखना लगा भाई, एग्जामिनर इतना जानता है, वो इतना कॉपी चेक करता है कि उसे मालूम है कि ये फ्लो चार्ट और ये चित्र है। ठीक है, तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी 3200 शब्द लिखने हैं, आप समझते हो, 3200 वर्ड आपको लिखने हैं। आपको 3200 वर्ड लिखने, यस। आपका क्या है, 10 क्वेश्चन आपके क्या हैं, 200 शब्द के हैं। कितने के, 10 क्वेश्चन 200 शब्द के हैं। और आपके 10 क्वेश्चन जो हैं 125 शब्द के हैं। आप इनको गुणा कर लेना, घटा लेना, आपका 3200 प्रश्न हो, 3200 शब्द होंगे। तो 3200 शब्द आपको ऑलरेडी लिखना है, समझे। तो उसमें क्या ही चित्र और क्या ही फ्लो चार्ट लिख करके शब्द को बढ़ाना है। जब आप लिखोगे ना तो हाथ एकदम फट जाएगा, एकदम ये शोल्डर उठेगा नहीं, हाथ उठेगा नहीं जब फ्लो में लिखने बैठोगे तो। अभी तो खैर चलो क्लास चल रहा, चलने दो। ठीक है, मैं बताऊंगी कि टाइमर लगा लगा करके 3-3 घंटा आप लोगों से क्लास में करवाऊंगी। ठीक है, खुद मैं करूंगी, आपको साथ में करवाऊंगी भी। ठीक, तो चलो यहाँ पे फ्लो चार्ट बना है, चलो हम यहीं पे फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं। लेकिन तरीका यहाँ नहीं है, जस्ट भूमिका के नीचे, इंट्रो के नीचे आपको जस्ट नहीं फ्लो चार्ट बनाना है। उसके बाद मेन बॉडी होती है। मैं देखो प्रश्न लिखने का तरीका, प्रश्न है आपका, आपको उत्तर लिखना है। उत्तर आपने शुरू किया, आपने इंट्रो लिखा, क्या लिखा, इंट्रो लिखा। इंट्रो मतलब भूमिका लिखा, भूमिका मतलब परिचय लिखा। ठीक है, इसके बाद क्या होगी, मेन बॉडी होगी। क्या होगी, मेन बॉडी होगी। मैम ये मेन बॉडी क्या है, मेन बॉडी क्या प्रश्न पूछा गया है। आपने प्रश्न ऊपर किया, पाचन तंत्र के बारे में आपने पढ़ा, पाचन तंत्र का वर्णन करो। तो पहले हमने भूमिका लिखा, उसके बाद हमने पूरा पाचन प्रक्रिया को बताया कि पाचन प्रक्रिया मुख से शुरू हो रहा है, मलद्वार तक फैला है, दांत चबा रहा है, फिर लार ग्रंथि आ रही, फिर ये आ रहा, फलाना ढिमकाना, जो भी चीजें था हमने बताया। तो ये क्या है, यही मेन बॉडी है, यस या नो। उसके बाद आपने देखा फ्लो चार्ट हमने बनाया, फिर क्या बनाया, हमने फ्लो चार्ट बनाया, क्या बना दिया, फ्लो चार्ट बनाया। फिर फ्लो चार्ट के बाद क्या बनाया, डायग्राम बनाया। फिर डायग्राम के बाद क्या बनाया, निष्कर्ष लिख दिया। यही प्रश्न का मेन वो होता है। कोई भी अगर आप प्रश्न लिखोगे, ये 4-5 चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये चीजें क्रम से ऐसे हमें लगाना है। ये नहीं कि हम निष्कर्ष ऊपर लिख दें, भूमिका नीचे लिख दें, मेन बॉडी बीच में ही रहने दें। तो ये नहीं है, आपको ये सीक्वेंस मालूम होना चाहिए कि हमें क्या चीजें फॉलो करना है। ठीक है, आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ये कभी क्लास में दुनिया भर की चीजें आप लोगों को समझा दी। ठीक है, अब इधर आओ, नासिका गुहा। अब जो बच्चे वाईटी पे पढ़ रहे हैं और जो बच्चे पेड कोर्स क्लास में आए हैं, उनको अब पता चला होगा कि मैम अंतर क्या है पेड कोर्स का और क्या अंतर है वाईटी का। आप लोग इस चीज को खुद जज करोगे, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूंगी। ठीक है, अब क्या है, नासिका गुहा। नासिका गुहा से श्वास कहाँ जाएगा, मुख गुहा में। मुख गुहा से कहाँ, आप जानते हो ना, हम लोग नाक और मुख दोनों से सांस लेते हैं, यस या नो। आप कहोगे यस मैम। बहुत लोग तो नाक बंद करके मुंह से ही काम चला लेते हैं, लेकिन ये बैड मैनर्स होते हैं। ठीक है, मुंह से नाक से सांस लेना ही क्या होता है, गुड होता है, गुड हेल्थ के लिए गुड होता है। ठीक है, नाक से सांस लेना बेस्ट होता है। भगवान ने नाक सांस लेने के लिए बनाई, मुख खाने के लिए बनाया। ठीक है, हाँ, अगर कोई आपको कुछ हुआ हो, कोल्ड हो रखा हो, कोई ऐसा डिजीज हो रखा हो जिससे नाक में प्रॉब्लम है सांस लेने से, तो आप मुंह से सांस लोगे। लेकिन ये कंपलसरी नहीं कि आप नाक से, नाक ही सांस लेने के लिए बना, मुख नहीं बना है। ठीक है, तो लेकिन नाक और मुंह दोनों से हम सांस लेते हैं। फिर क्या, पहले नाक से सांस लेंगे, फिर मुख गुहा में आएगा, फिर ग्रसनी में आएगा, ग्रसनी से कंठ में, कंठ से श्वास नली में, श्वास नली से फेफड़े में, फेफड़े से वायु कोश में। ठीक है, ये क्या है, ये प्रक्रिया है। जैसे मैंने भोजन का प्रक्रिया बताया कि पहले मुख में भोजन जाएगा, फिर वहां से ग्रास नली में आएगा, फिर आमाशय में आएगा, फिर छोटी आंत में आएगा, फिर बड़ी आंत में आएगा। यही क्या है, यही श्वसन तंत्र का यही प्रक्रिया है, यही श्वसन तंत्र है, समझे। हम सांस लेने का प्रक्रिया है कि पहले हम नाक से सांस लेंगे, फिर वो मुख में जाएगा, फिर ग्रसनी में जाएगा, देन कंठ में जाएगा, देन श्वास नली यानी ट्रेकिया में जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा, फिर वायुकोश यानी एल्वोलाई में जाएगा। ये क्या है, ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। अब आप इसके बारे में लिखोगे, क्या लिखोगे,
2 ही क्वेश्चन में तो मेरा सिर दर्द करने लगा, लेकिन ये पीडीएफ मुझे कराना है चाहे जैसे भी, ठीक है। श्वसन आप जानते नहीं हो, आज पहला दिन मेरे यहाँ प्री बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू हुआ 12 तारीख से, ठीक है। और 3 घंटे इस ठंडी में क्लास में बैठ करके, वो भी हम ही अकेले बैठे थे, ठीक। हिंदी पेपर था, तो हिंदी तो मेरा सब्जेक्ट है, जानते हो, जिस दिन जिसका सब्जेक्ट होता है उस दिन वो ड्यूटी नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमें ड्यूटी करा दिए 3 घंटे ठंडी में बैठे बैठे, वो पूरी ठंडी लग गई, इसलिए सिर में मेरे दर्द हो गया है। आए हैं, दवा खाए हैं, बाम लगाए, फिर आप लोग का क्लास शुरू किए हैं, ठीक। चलो खैर कोई बात नहीं है, ये रोने रोने से काम नहीं चलेगा, आगे बढ़ो। मेन बॉडी में क्या लिखोगे? श्वसन की प्रक्रिया नासिका से प्रारंभ होती है। कहाँ से? नासिका से। हमने डायग्राम में फ्लो चार्ट में दिखाया ना, कहाँ से शुरू हो रहा है? नासिका से प्रारंभ हो रहा है, जहाँ वायु को शुद्ध, नम और गर्म किया जाता है। आपको वायु को शुद्ध नाक में किया जा रहा है, यस। नाक में क्या होते हैं? हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं, उस बाल को हम सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। वो नाक क्या करते हैं, वो बाल क्या करते हैं मैम? वो बाल क्या करते हैं? जो भी हम लोग सांस ले रहे हैं, हम लोग कहाँ सांस ले रहे हैं? धूल में ले रहे हैं, धूल धक्कड़ है, हमारे अगल बगल जो भी गंदगियाँ हैं, ठीक है, हम वहाँ पे सांस ले रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि जहाँ गंदगी आएगी वहाँ आप सांस नहीं लोगे, नहीं लेना पड़ेगा ना। तो वो गंदा सांस आपके अंदर जा रहा है, तो वो क्या करेगा? तो वो जो बाल हैं छोटे छोटे, वो क्या करेंगे? उसको फिल्टर करेंगे। जो भी उसमें गंदगियाँ होगी, क्या करते हैं? नाक उसमें चिपका लेते हैं। कहोगे मैम कैसे चिपका लेते हैं? आप जानते हो आपके नाक में एक चिपचिपा सा लसलसा सा पदार्थ होता है, ठीक है। वो क्या होता है? वो नाक में क्या करता है? बाल में क्या करता है? जाकर के गीला बाल को बनाए रहता है, नाक को हमेशा नम बनाए रहता है, ठीक है, यानी गीला बनाए रहता है। और उसी में क्या होता है? कोई भी धूल धक्कड़ आएगा तो चिपक जाएगा। आप देखते हो जब नाक साफ करते हो तो उसमें से गंदगी ब्लैक ब्लैक निकलती है, वही सारे धूल मिट्टी गर्द होते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा? वो नाक में जाएगा वायु, तो क्या होगा? जहाँ पे नाक में जाकर के वायु शुद्ध होगा, नम होगा, और क्या होगा? गर्म किया जाता है। आप जानते हो सांस लेने से क्या होती है? आपके सांस से गर्मी मिलती है, ये जानते हो कि नहीं? अगर आपका बिस्तर ना गर्म हो रहा हो, ठंडी है, ठीक है, एग्जाम्पल बढ़िया है, तो मुंह में क्या करते हैं? मुंह ढको। सब लोग कहते हैं ना मुंह ढक के सो, तभी ठंडी नहीं लगेगी। तो क्यों? क्योंकि आपके श्वसन प्रक्रिया से ही क्या हो रहा है? आप अपने बिस्तर को भी गर्म कर रहे हो। आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो क्या होगा? वायु को शुद्ध, नम और गर्म किया जाता है, ठीक है। तत्पश्चात, यानी ये प्रक्रिया करने के बाद, हमने नाक द्वारा वायु को लिया, फिर वायु शुद्ध हुई, फिर नम हुई, फिर गर्म हुआ, उसके बाद वायु ग्रसनी में जाएगी। उसके बाद वायु कहाँ जाएगा? ग्रसनी में जाएगा, ठीक है। ग्रसनी के बाद कहाँ जाएगा? वायु कंठ में जाएगा। कहाँ जाएगा? कंठ में जाएगा। कंठ के बाद कहाँ जाएगा? श्वास नली में जाएगा। श्वास नली से कहाँ जाएगा? फेफड़े में जाएगा, और फेफड़ों में पहुंचती है। फिर फेफड़ों में क्या होगा? फेफड़ों के भीतर असंख्य सूक्ष्म वायु कोष होते हैं। कितने? असंख्य होते हैं, जिनकी कोई गणना नहीं है, ठीक है। असंख्य वायु सूक्ष्म कोष होते हैं, जिनकी दीवारें अत्यंत पतली होती हैं। क्या होती हैं? जिनकी दीवारें अत्यंत पतली होती हैं। इन्हीं वायु कोशों में क्या होता है? इन्हीं वायु कोशों में ऑक्सीजन का अवशोषण और O2 का निष्कासन, यानी विनिमय होता है। विनिमय मतलब एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। कि ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, ये चीजें होता है, ठीक है। तो विनिमय हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? यही बातें हमने डायग्राम के द्वारा समझाया है, ठीक है। डायग्राम उतने अच्छे से नहीं बने हैं, ये इस फेफड़े को इस तरीके से ऐसे चौड़ा बनाया जा सकता था, ठीक है। लेकिन क्या है, उतने परफेक्ट डायग्राम नहीं बने हैं, लेकिन जो है आपके सब सामने है, ठीक है। ये क्या है आप देखने की कोशिश करना, ठीक। ये नासा गुहा, इस तरीके से आप अपने एग्जाम में कापी में ऐसे आप डायग्राम बनाओगे, आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर फेफड़े से प्रश्न आए, आप डायग्राम बनाओगे, 100% बनाओगे, इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। फ्लो चार्ट भी बनाओगे, इसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। देखो, ये श्वास नली हो गया, पाचन तंत्र हो गया, ठीक है, इन सब का डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है, ठीक। ये सब डायग्राम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। यही डायग्राम अगर आप बना देते हो, देखो आप जो भी चीजें ऊपर लिखा, नासा गुहा, मुख गुहा, ठीक, ये देखो दोनों चीजें आ रही हैं। देखो ये है क्या? एयर पाइप है, और ये फूड पाइप है, दोनों यहाँ पे आई। ये ग्रसनी है, ठीक है, यहाँ पे ये श्वास नली है। श्वास नली के बाद क्या है? इस तरीके से हवा क्या है, दो भाग में बट जा रहा है, एक ब्रोंकल के द्वारा, एक लेफ्ट फेफड़े में आ जा रहा है, और एक क्या है? राइट फेफड़े में चला जा रहा है, लंग्स में चला जा रहा है, ठीक है। ये देखो, ये जो छोटी छोटी ये क्या है? यही असंख्य कूपिकाएं हैं। आपको ऊपर बताया कि असंख्य कूपिकाएं हैं छोटी छोटी, यही असंख्य कूपिकाएं क्या है? इसी को हम वायुकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी जो छोटे छोटे गोल गोल जो अंगूर जैसी संरचना बनाए हैं, उसी को वायुकोश कहते हैं। इस डायग्राम में वायुकोश को नहीं दिखाया गया, ठीक है। तो क्या है? इसे वायुकोश कहते हैं, ठीक।
इसी वायु कोश में क्या होता है, ऑक्सीजन और O2 CO2 का क्या होता है, O2 और CO2 का विनिमय होता है, यानी एक्सचेंज होता है, यानी आदान प्रदान होता है। ठीक है, ये नीचे क्या है, तो ये डायाफ्राम है, ये मांस का बना होता है। इस तरीके से आप क्या करोगे, अपनी कॉपी में एक डायग्राम बना दोगे। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, 100% क्या हो गया, आपका प्रश्न क्या हो गया। जितने भी नंबर का एक ये पेपर होगा, आपको 1-2 नंबर अगर आपको राइटिंग वाइटिंग पे कट जाए तो कट जाए, नहीं तो आपको नंबर क्या है, पूरा प्रॉपर नंबर मिलेगा। बहुत अच्छे से ये कॉपी लिखी हुई है। ठीक है, बस प्रस्तावना हल्का सा वीक था। ठीक है, वो भी उसको उतना वीक नहीं कहेंगे, जितना चाहिए उतना परफेक्ट है। ठीक, श्वसन 2 चरणों में होता है। नंबर 1 श्वास, नंबर 2 प्रश्वास। आप कहोगे ये कैसा, हम अंदर सांस लिए, ठीक, हम मान लो योगा कर रहे हैं, हमने क्या किया, इनहेल, ठीक है, हमने अंदर सांस लिया, फिर क्या होगा, ब्रीद इन, फिर ब्रीद आउट। तो ब्रीद इन, जब हम कहें ब्रीद इन, तो ये क्या हुआ, श्वास हुआ, और जब ब्रीद आउट, ये क्या हुआ, ये प्रश्वास हुआ। आप समझ रहे होंगे, वायु अंदर लेना श्वास हुआ, और वायु को बाहर छोड़ना प्रश्वास हुआ। तो ये दोनों जो एक चक्र हो गए, इस तरीके से हमने अंदर लिया और बाहर छोड़ा, ये एक चक्र पूरा, यही एक श्वास होता है। समझे, तो ये क्या था, आपने प्रश्न लिखा। अब यहाँ से आपका निष्कर्ष है, आपका निष्कर्ष है, कंक्लूजन है। आप कहोगे मैम हेडिंग नहीं पढ़ा, तो हेडिंग नहीं डालना है भाई, ठीक है, क्या हेडिंग नहीं लगाना है। अब लिखो, अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यह प्रक्रिया, एक सेकेंड, मैन लिफ्ट अशोक सर LIC, ठीक, कोई बात नहीं है, LIC वालों का फोन है। ठीक, क्या है, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। क्या है, यह प्रक्रिया निरंतर, कौन सी प्रक्रिया, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया निरंतर कंटिन्यूअस चलती रहती, यस चलती रहती है। भाई क्या कोई सांस लेना रोक भी सकता है, कोई रोक सकता है, बताओ कोई है। आप कहोगे नहीं मैम, कुछ सेकंड रोका जा सकता है, एक आध मिनट रोका जा सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रोका जा सकता है। ठीक, तो इसीलिए क्या है, यह प्रक्रिया निरंतर यानी कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। ठीक है, और जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या है, जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, यस आवश्यक है। खाना पीना तो एक बार के लिए हम लोग छोड़ भी सकते हैं, लेकिन क्या कोई ऑक्सीजन, कोई हवा लेना कोई छोड़ सकता है, कोई सांस लेना छोड़ सकता है, तो नहीं। तो इसलिए क्या है, जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि श्वसन रुक जाए तो कुछ ही मिनटों में कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार श्वसन तंत्र शरीर को जीवित और सक्रिय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब एक प्रश्न इसमें बचा है, कौन सा प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र। हाँ देखो, इसमें भी देखो डायग्राम बनाना है, ये भी अगर प्रश्न आए तो डायग्राम बनाना है। आप कहोगे मैम करा दें, छोड़ दें, चलो करा ही देते हैं। ठीक है, क्योंकि PDF प्रोवाइड कराना है तो मैं करा देती हूँ। वैसे 51 मिनट का क्लास हो चुका है। ठीक है, अभी पहले ही दिन क्लास था, आप लोगों ने इतना मेहनत मुझसे करवा लिया, खैर चलो कोई बात नहीं। ठीक है, प्रश्न क्या है, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए तथा उसका महत्व लिखिए। आपको प्रश्न बताना है कि मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया क्या है, और उसका हमें महत्व भी बताना है। महत्व का मतलब आप जानते हो, प्रश्न में अगर पूछे कि किसी चीज का, मान लो पूछ रहा है कि मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की भूमिका लिखिए, भूमिका लिखा तो आप क्या लिखोगे, भूमिका का मतलब क्या लिखोगे, हम उसका, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, महत्व पूछेगा तो हम उसके कार्य बताएंगे, ये सब भी आपको मैं बताऊंगी। एक दिन मैं पूरा लिख करके आऊंगी कि महत्व का मतलब क्या है, भूमिका का मतलब आप क्या लिखोगे। ठीक है, टिप्पणी लिखो का मतलब क्या हुआ, वर्णन करो का मतलब क्या हुआ, यही सब शब्द होते हैं, इन्हीं सबको पकड़ लोगे तो आपके आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो अभी ये मुझे ये खत्म करना है तो मैं इसे बस केवल पढ़ा दे रही हूँ। ठीक है, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए तथा उसका महत्व लिखिए। अब आप कैसे लिखोगे, आपका प्रस्तावना होगा, रक्त परिसंचरण वह जैविक प्रक्रिया है, क्या है, वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हृदय की सहायता से रक्त शरीर के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है, तथा तथा वहां से, देखो यहाँ गलत छूट गया, तथा वहां से अपशिष्ट पदार्थों को वापस लाया जाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया शरीर को ऑक्सीजन, पोषण तत्व तथा हार्मोन उपलब्ध कराती है। अब मैंने आपसे कहा ना, पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जो ब्लड है वही ऑक्सीजन ले जाती है, वही पोषक तत्वों को ले जाती है, और वही हार्मोन्स वगैरह को भी ले जाती है। समझे, जो ब्लड है, ब्लड का कार्य ही है परिवहन का, ट्रांसपोर्टेशन का। ब्लड ही क्या करता है, हर चीज को दौड़ के जाता है और सबको देते चला आता है जिसको जिस चीज की जरूरत होती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य पदार्थों को निष्कासित करने में सहायक होती है। इस प्रकार रक्त परिसंचरण शरीर की पोषण,
श्वसन एवं उत्सर्जन प्रक्रियाओं को आपस में जोड़ने वाली महत्वपूर्ण प्रणाली है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ब्लड इज अ कनेक्टिंग टिश्यू। क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिंग टिश्यू। ये रक्त परिसंचरण जो है, इस प्रकार रक्त परिसंचरण शरीर की ब्लड इज अ कनेक्टिंग टिश्यू, हम लोग बोलते हैं, परिभाषा है कि ब्लड इज अ कनेक्टिंग टिश्यू। संयोजी ऊतक कहा गया है किसको? ब्लड को। संयोजी मतलब जोड़ना, संयोजन मतलब जोड़ना, बांध कर रखना। तो ये जो ब्लड है क्या है? हमारे पूरे शरीर के उसको बांध को रखती है। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन क्रिया को सबको आपस में क्या करती है? कनेक्ट करने का कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। इसीलिए कहते हैं ब्लड इज अ कनेक्टिंग टिश्यू। ठीक है। अब यहाँ पे आप हेडिंग लगाओगे रक्त परिसंचरण के प्रकार। रक्त परिसंचरण टू टाइप, यानी ब्लड परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन टू टाइप। कितने प्रकार के हो गए? हेडिंग लगाओगे रक्त परिसंचरण के प्रकार। मानव शरीर में द्विपरिसंचरण पाया जाता है। ठीक। नंबर 1 फुफ्फुसी परिसंचरण, नंबर 2 शारीरिक परिसंचरण। ठीक। नंबर 1 फुफ्फुसी परिसंचरण, नंबर 2 शारीरिक परिसंचरण। तो इसमें आप पढ़ोगे रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया। रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया पहले तो हम फ्लो चार्ट द्वारा देखेंगे। फ्लो चार्ट में क्या है? ठीक। हमारे शरीर में क्या है? शरीर से अशुद्ध रक्त। ठीक। हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद से कहाँ जाएगा? दाएं निलय में। दाएं निलय से कहाँ जाएगा? फुफ्फुसी धमनी में। फुफ्फुसी धमनी से कहाँ जाएगा? फेफड़े में। फेफड़े में क्या करेगा? ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा। ठीक है। अभी आपको डायग्राम से मैं समझाऊंगी। फिर क्या होगा? फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा से क्या होगा? बायां अलिंद में जाएगा। बाएं अलिंद से कहाँ जाएगा? बाएं निलय में जाएगा। बाएं निलय से कहाँ जाएगा? महाधमनी में जाएगा। महाधमनी से कहाँ जाएगा? शरीर के सभी अंगों में जाएगा। ये क्या है? ये रक्त परिसंचरण का क्या है? रक्त परिसंचरण का हमने बता दिया आपको फ्लो चार्ट बनाने के लिए। इतना सीक्वेंस आपको याद रखना चाहिए। आप कहोगे मैम कैसे हम याद रखेंगे कि दाएं अलिंद के बाद ही दायां निलय पड़ेगा, या चाहे दायां अलिंद अलिंद ही ऊपर होगा, निलय ऊपर नहीं होगा? तो इसका मैं ट्रिक बताती हूँ। इस तरीके से अगर आप अपना हार्ट समझ लेना, ठीक है, 4 चैम्बर हो गए, तो ऊपर के जो दोनों होते हैं अलिंद होते हैं, नीचे का जो दोनों होता है निलय होता है। समझे? एक लेफ्ट निलय हो जाएगा, एक राइट निलय हो जाएगा। बस आपको ऊपर नीचे समझना है कि ऊपर अलिंद होगा, नीचे निलय होगा। नौ से नीचे और नौ से निलय। ये चीज आप मेरा याद रखोगे। जितने भी बच्चे मुझसे पढ़े हैं ये ट्रिक मेरा जानते हैं कि नौ से नीचे, नौ से निलय। ये चीजें अगर आप याद रखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। जहां दायां लगा हो, दायां दायां दोनों में क्या होता है? अशुद्ध ब्लड होता है। ये भी एक ट्रिक होता है। दायां अलिंद है तो भी अशुद्ध ब्लड होगा, दायां निलय है तो भी अशुद्ध ब्लड होगा, फुफ्फुसी धमनी है तो भी अशुद्ध ब्लड होगा। तो कहाँ कहाँ अशुद्ध ब्लड रह रहा है? आप कहोगे दाएं अलिंद में, दाएं निलय में और फुफ्फुसी धमनी में। ये क्या है? 3 जगह तो अशुद्ध ब्लड होता है। ये चीजें आप लिख लो कहीं, ट्रिक लिख लो कहीं कि दायां अलिंद, दायां निलय और फुफ्फुसी धमनी बराबर अशुद्ध ब्लड। समझे क्या? बराबर अशुद्ध ब्लड। ठीक। बराबर अशुद्ध ब्लड या अशुद्ध खून। ठीक है, जो भी आप लिख पाओ, या रक्त। ठीक। उसके बाद क्या होगा? ये तीनों से गुजरते हुए ब्लड आएगा फेफड़े के पास। ठीक है, कहाँ आएगा? फेफड़े के पास। फेफड़े में क्या होगा? O2 मिल जाएगा। O2 मिल गया, वहां से क्या हो गया? शुद्ध ब्लड हो गया। क्या हो गया? ब्लड शुद्ध हो गया। भाई क्या उसमें क्या घास गिर जा रहा है, फूस गिर जा रहा है, धूल गिर जा रहा है, मिट्टी गिर जा रही है कि ब्लड अशुद्ध हो गया, इम्प्योर हो गया? इम्प्योर और प्योर ब्लड का मतलब इतना ही होता है, केवल O2 और CO2 हो जाता है। जहाँ पे O2 प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे इम्प्योर ब्लड हो गया। जहाँ पे CO2 है प्रेजेंट वहाँ पे क्या हो गया? इम्प्योर ब्लड हो गया। जहाँ पे O2 प्रेजेंट है वहाँ पे प्योर ब्लड हो गया। बस इतना ही तो अंतर होता है। यस या नो? आप कहोगे यस मैम इतना ही अंतर होगा। तो जब लंग्स के पास आए तो लंग्स ने क्या कर दिया? O2 मिला दिया। फिर O2 मिलने के बाद क्या हो गया? ब्लड क्या हो गया? आपका शुद्ध हो गया। अब यहाँ से देखो शुद्ध शुद्ध ब्लड किस में होगा? फुफ्फुस शिरा में शुद्ध होगा, बायां अलिंद में शुद्ध होगा। ठीक है। बायां बायां निलय में शुद्ध होगा। ठीक। बायां अलिंद में, बायां निलय में, महाधमनी में शुद्ध होगा। ये 4 जगह क्या होता है? ब्लड शुद्ध होता है। आप कहोगे मैम शुद्ध अशुद्ध तो 3 जगह था। यस, अशुद्ध 3 जगह था। ठीक है, कहाँ था? अशुद्ध 3 जगह था। लेकिन शुद्ध कितने जगह है? शुद्ध फुफ्फुस शिरा में है, बाएं अलिंद में है, बाएं निलय में है और महाधमनी में है। आपको में महाधमनी कौन आ गई? तो ये महारानी है।
ये महाधमनी है, महान काम करते हैं। पूरे अंग को क्या करेंगे, यहाँ पे जब सारा ब्लड आएगा तो ये सारे क्या करते हैं, जितने भी प्रजा होते हैं, जितने भी दीन दुखियारी होते हैं, सबको क्या करते हैं, ब्लड डोनेट कर देते हैं, सबको ब्लड दे देते हैं। ठीक है, तो महाधमनी में जब ब्लड आएगा तो महाधमनी क्या करती है, शरीर के अंग अंग को लेकर के, पैर के नाखून से लेकर के सिर के चुटैया तक को क्या करती है, ब्लड पहुंचा देती है। ये किसका कार्य है, महाधमनी का है। महाधमनी कहती है कि देखो एक एक अंग को ब्लड देना है, किसी को ब्लड छूट ना जाए। ये किसका काम है, ये महारानी जी का काम है, महाधमनी जी का काम है। आई थिंक आपको फ्लो चार्ट समझ में आया होगा। मैंने जो समझाया आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब आप डायग्राम से देख लो, फिर नीचे हमने इसको महत्व को लिखा है, बता दे, निष्कर्ष बता दे, फिर आपका क्वेश्चन क्या हो। 1 घंटे के अंदर आप लोगों का क्लास को मैंने बाइंड अप कर दिया। खैर कोई नहीं, चलो अब यहाँ पे देखो, एक परिसंचरण तंत्र का बहुत बढ़िया डायग्राम ये होता है। ठीक है, छोटे से समय में, छोटे से जगह में, कम समय में ये डायग्राम बेस्ट होता है। कौन सा डायग्राम है मैम, इससे छोटा नहीं होगा। ठीक है, इसको देख लेना। नीचे रक्त परिसंचरण लिखा है, ऐसे लिखा है, देखो ये क्या है, ये फेफड़ा है। क्या मैंने बनाया है, ये फेफड़ा है। ठीक, देखो यहाँ पे मैंने लिखा ये क्या, फेफड़ा है। ये इस तरीके से फेफड़े से जुड़ी हुई ये जो पाइप आ रही, ये क्या है, इधर की पाइप फुफ्फुस धमनी है, इधर का पाइप फुफ्फुस सिरा है। ये बीच में आपका छोटू सा हर्ट है, क्या है, हर्ट है। तो फुफ्फुस धमनी लगी है तो हम क्या समझेंगे, अशुद्ध ब्लड है। क्या है, अशुद्ध ब्लड है। फुफ्फुस शिरा लिखा है तो हम क्या समझेंगे, शुद्ध ब्लड है। क्या है, शुद्ध ब्लड है। बीच में क्या है, हर्ट है, हमारा हृदय है। ठीक, हर्ट से फिर एक वाल्व नीचे इस तरीके से लगी हुई पाइपें आ रही हैं मैम, ये क्या है, तो जो इधर से आ रही क्या है, शिरा है। ये क्या है, धमनी है। अब यहाँ पे क्या होगा मैम, इसमें फुफ्फुस नहीं लगा है, तो फुफ्फुस नहीं लगा है तो धमनी शुद्ध हो जाएगी। क्या होगी, धमनी शुद्ध हो जाएगी और शिरा अशुद्ध हो जाएगा। समझे, जब फुफ्फुस लगता है तो धमनी में अशुद्ध ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड बहता है, और जब फुफ्फुस नहीं लगता है तो धमनी में शुद्ध ब्लड बहता है। ये केवल अंतर आपको समझना होता है, और ये अंतर तभी समझ पाओगे जब इस तरीके से आप डायग्राम बनाओगे। ठीक है, और ये क्या है, ये केशिकाएं हैं। क्या है, केशिकाएं हैं, कैपिलरीज हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप किसी पेड़ को उखाड़ते हो, घास उसको, गेहूँ के समय, गेहूँ का सीजन है, अगर आप ऐसे गेहूँ के पेड़ को उखाड़ते हो तो ऐसे ही नीचे क्या होते हैं, इस तरीके से ऐसे तने बने होते हैं, जड़ बने होते हैं। यही क्या होते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में असंख्य कैपिलरीज होती हैं, असंख्य कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपना हाथ करके देखो, छोटे 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 कितने हरे हरे ग्रेन ग्रेन ब्लू ब्लू क्या है, सारे क्या है, इस तरीके से फैले होते, यही क्या है, केशिकाएं हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक एक इनको केशिकाओं को ब्लड पहुंच जाता है। ये क्या है, ये आपका डायग्राम था, और ये फ्लो चार्ट था किसका, तो ब्लड सर्कुलेशन का, यानी प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, आप इस चीज़ को आई थिंक समझे होंगे। अब यहाँ पे आओ, अब आपको महत्व लिखना है। ठीक, इसका क्या महत्व है, महत्व का मतलब कि हमारे शरीर में इसका कार्य क्या है, क्यों रक्त परिसंचरण हो रहा है, क्या कार्य है, क्यों महत्व है इसका। ठीक, कि क्या महत्व है कि हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण हो रहा है। महत्व का मतलब कार्य, समझे। जब आप प्रश्न करोगे तो धीरे 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 धीरे, जैसे आपका 1 आध महीने क्लास होगा, आप अंतर समझने लगोगे। आपको ये लगेगा कि मैम हम लोगों को चीज़ें 100% हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने पास चीज़ें मेरे पास आ रही हैं। ठीक है, बस क्लास आप होने दीजिए, अभी धैर्य बना करके क्लास को पढ़ते रहिए। महत्व क्या है, किसका महत्व मैम, रक्त परिसंचरण का महत्व क्या है, ऑक्सीजन एवं पोषक तत्वों का वितरण है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अपशिष्ट का निष्कासन, हार्मोन का परिवहन करना, शरीर तापमान का नियंत्रण, रोग प्रतिरोधक तत्वों का संचार। अगर ऐसे मैं बताऊँ 2 शब्द में पढ़ करके चली गई, आपको समझ में आएगा, आप कहोगे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा मैम। क्या आपको 2 शब्द 2 मिनट में पढ़ के हम जाने के लिए पैसा दिए हैं, आपको मैं समझाने के लिए पैसा दिए, पढ़ के तो मैं भी जा सकती हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझो। तो क्या है, महत्व क्या है, ऑक्सीजन एवं पोषक तत्वों का वितरण। मैंने कहा ना, ब्लड क्या है, ब्लड इज अ कनेक्टिंग टिश्यू, रक्त एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, किसका संयोजन कर रही है, ऑक्सीजन हो गया, पोषक तत्व हो गए, हार्मोन्स हो गए, इनका परिवहन कर रहा है, इनका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है कौन, ब्लड। इसीलिए क्या है, महत्व है हमारे शरीर में। समझे। नंबर 2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अपशिष्ट का निष्कासन। आप जानते हो CO2 को दे करके कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भी लाता है कौन, यही ब्लड। अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन भी कर रहा है। आप कहोगे में अपशिष्ट पदार्थ क्या हो गए, जैसे हमारे ब्लड से यूरिया को ले आता है, समझे, क्या है, यूरिया को ले आ रहा है। ठीक, यूरिया को किडनी के पास ले जा रहा है, किडनी क्या है, यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल रहा है। हार्मोन का परिवहन, हार्मोन हमारे शरीर में है, जैसे हमारे हार्मोन, हमारे शरीर में क्या है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है। ठीक है, ये सारे हार्मोन्स हैं, इनको कौन लेकर जा रहा है,
तो ये हार्मोन एड्रेनलिन है। इन हार्मोनों को कौन पास कर रहा है? तो यही ब्लड कर रहा है, ब्लड कर रहा है, ठीक है। शरीर का तापमान नियंत्रण करना, शरीर का तापमान भी आपका क्या करता है? नियंत्रण ब्लड करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का, तत्वों का संचार करना। आपको कैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता? क्यों? आपका ब्लड किससे किससे मिलकर के बना है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। क्या? एंड प्लेटलेट्स। तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। यस या नो? आप कहोगे यस मैम। तो डब्ल्यूबीसी क्या ब्लड से अलग है? आप कहोगे नहीं मैम, एक ही साथ है। तो क्यों डब्ल्यूबीसी नहीं आएगा? तो यहाँ पे क्या होगा? रोग प्रतिरोधक तत्वों का संचार करना। ये क्या है? रक्त परिसंचरण का महत्व है, ठीक है। अब निष्कर्ष लिखो। अब आप लोगों का क्लास में यही निष्कर्ष पढ़ा करके बाइंड अप कर दूंगी। कल फिर आप लोगों का क्लास आएगा, सीएचओ या प्रोटीन पे आप लोगों का क्लास आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग जैसा कहोगे, ब्रांच वाइज कहोगे या तो ऐसे ही हर चीज का हम लोग करते चलेंगे, जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूंगी, ठीक है। निष्कर्ष क्या है? अतः रक्त परिसंचरण प्रणाली शरीर की जीवनदायिनी प्रणाली है, जो सभी अंगों को जोड़कर शरीर को जीवित एवं क्रियाशील बनाए रखती है, ठीक है। इन्हीं तीनों प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में नोट करके बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। क्लास हो जाने के बाद आप लोगों का 8 बजे के बाद मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, आप लोग वहाँ पे डाउनलोड कर लेना, लिखने की प्रैक्टिस करना, ठीक है। लिखना जितना लिखोगे उतना आपको चीज़ें आएगी, इस चीज़ को आप समझना, ठीक है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए अब मैं ये तो नहीं कहूँगी चैनल को लाइक करें, ठीक है क्योंकि यहाँ पे तो कुछ करना नहीं, ठीक। वीडियो को तो शायद लाइक यहाँ भी करना होगा, ठीक है। खैर चलो कोई बात नहीं है, आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।